हेलो एंड वेलकम। पॉलिटी में जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है पार्ट नंबर 2 जिसका टाइटल है हमारे पास सिटीजनशिप। इसमें हम सबसे पहले आर्टिकल नंबर 5 करेंगे। इसका टाइटल है हमारे पास सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था उस टाइम पे सिटीजनशिप का क्या स्टेटस रहा है। पहला पॉइंट आ गया हमारे पास टाइम रेफरेंस। ये आर्टिकल अप्लाई करता है जब कमेंसमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज 26 जनवरी 1950 को। फिर आ गया हमारे पास डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, एक पर्सन के पास डोमिसाइल होनी चाहिए टेरिटरी ऑफ इंडिया में। थर्ड आ गया हमारे पास कंडीशंस फॉर सिटीजनशिप, एक पर्सन सिटीजन होगा इंडिया का अगर वो सेटिस्फाई करता है कोई एक जो है फॉलोइंग की। ए आ गया बोर्न है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या फिर ईदर पेरेंट बोर्न है टेरिटरी ऑफ इंडिया में, या फिर ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहे हैं एटलीस्ट 5 साल से इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से पहले के इमीडिएटली 5 साल पहले। फिर आ गया हमारे पास ऑटोमेटिक सिटीजनशिप, पर्सन्स जो फुलफिल कर रहे हैं इन कंडीशंस को वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे सिटीजन्स इंडिया के जब कमेंस हुआ था कमेंसमेंट पे। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है, इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले पार्ट 2 जिसका टाइटल है हमारे पास सिटीजनशिप। इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 5 जो कि बात करता है सिटीजनशिप की at the commencement of the constitution। इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहला पॉइंट टाइम रेफरेंस का, कि आर्टिकल कब अप्लाई करता है। ये अप्लाई करता है एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कौन सी डेट से। इसमें आ गया हमारे पास 26 जनवरी 1950। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, इसमें आ गया पर्सन के पास जो है डोमिसाइल होनी चाहिए टेरिटरी ऑफ इंडिया में। तीसरा पॉइंट आ गया हमारे पास कंडीशंस क्या हैं सिटीजनशिप की। कंडीशंस हमारे पास 3 कंडीशंस आ गई हैं। सबसे पहला आ गया इसमें हमारे पास बोर्न है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सेकेंड आ गया हमारे पास ईदर पेरेंट जो हैं वो बोर्न है, ईदर पेरेंट जो है वो बोर्न है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर आगे इसमें हमारे पास ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहे हैं एट लीस्ट 5 इयर्स तक इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट, जैसे ही कमेंसमेंट की डेट है उससे इमीडिएटली पहले जो है 5 साल तक वो रिसाइड कर रहे हैं इंडिया में। फिर आ गया फोर्थ हमारे पास, अगर ये तीनों कंडीशंस में से कोई फुलफिल होती है तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिलेगी। कोई आपको जो है फर्दर स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली सिटीजन बन जाएंगे इंडिया के। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें आ गया हमारे पास पार्ट 2 बात करता है सिटीजनशिप की। इसमें पहला आर्टिकल आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 5 जो कि बात करता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टाइम रेफरेंस कब देखा जाएगा सिटीजनशिप का स्टेटस, एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 26 जनवरी 1950। फिर आ गया हमारे पास डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, डोमिसाइल रिक्वायर्ड है टेरिटरी ऑफ इंडिया में। फिर आ गया कंडीशंस क्या हैं, इधर वो पर्सन खुद बोर्न है या फिर इधर पेरेंट बोर्न है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में, या फिर रिसाइड करते थे 5 साल तक इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट, जैसे ही कमेंसमेंट हुआ उससे पहले इमीडिएटली 5 साल तक। अगर इन तीनों कंडीशंस में कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 6, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब हम उन राइट्स की बात करेंगे, सिटीजनशिप के राइट की कुछ पर्सन्स की जो माइग्रेट किया था जिन्होंने इंडिया में पाकिस्तान से। तो जैसे कि आपको पता है कि डिवीजन से जो है हमारा इंडिया और पाकिस्तान बना था। पहले ये अनडिवाइडेड था, तो अगर किसी ने पाकिस्तान से इंडिया में
इंडिया का जो पार्ट असाइन हुआ था वहाँ पे माइग्रेट किया है, तो उसकी सिटीजनशिप का राइट कैसे मिलेगा। पहला आ गया हमारे पास ओवरराइड ऑफ आर्टिकल 5। ये आर्टिकल अप्लाई करेगा डिस्पाइट आर्टिकल 5 के, तो ये आर्टिकल 5 जो हमने अभी पीछे किया है उसको ओवरराइड कर देगा और स्पेसिफिकली डील करेगा उन पर्सन्स के साथ जिन्होंने माइग्रेट किया है पाकिस्तान से इंडिया में। सेकेंड आ गया हमारे पास एंसेस्ट्रल कनेक्शन रिक्वायरमेंट। पर्सन के पास होगा, वो बोर्न है इंडिया में, जो डिफाइंड था हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया, या फिर पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट जो है बोर्न है इंडिया में। फिर आ गया कंडीशंस बेस्ड ऑन डेट ऑफ माइग्रेशन। तो अब डेट ऑफ माइग्रेशन से जो है कंडीशन जो है पता लगेगी उसके सिटीजनशिप स्टेटस की। अगर माइग्रेट किया है बिफोर 19 जुलाई 1948 तो वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में, सिंस जब डेट है माइग्रेशन की, मतलब इस डेट से और इस डेट तक जो है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए जब से उसने माइग्रेट किया है। माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर जो है 19 जुलाई 1948 वो जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा। एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन की वो दी जानी चाहिए बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो एप्लीकेशन पहले जाएगी, रजिस्टर्ड जो है सिटीजन वो होना चाहिए। तो इसमें जो है हमने क्या पढ़ा है, इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6 किसकी बात करता है, ये बात करता है राइट्स की, ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स जिन्होंने माइग्रेट किया है इंडिया में फ्रॉम पाकिस्तान। पहला आ गया इसमें हमारे पास यहाँ पे ओवर राइडिंग इफेक्ट है आर्टिकल 5 पे, तो यहाँ पे आर्टिकल अप्लाई करेगा। आर्टिकल 5 जो हमने पहले पढ़ा था जिसमें कंडीशंस दी गई हैं सिटीजनशिप की, उसको ओवरराइड करेगा हमारे पास आर्टिकल 6 और ये डील करेगा उन पर्सन्स के साथ जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुए हैं। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास एंसेस्ट्रल कनेक्शन। इसमें आ गया हमारे पास कि जो पर्सन है उसके पास पहला पॉइंट आ गया वो बोर्न होना चाहिए इंडिया में, या तो वो खुद बोर्न है इंडिया में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है हमारे पास 1935 के हिसाब से जो इंडिया था, मतलब जो अनडिवाइडेड इंडिया था, या फिर आ गया हमारे पास दूसरा पॉइंट जो कि है कि उसके पेरेंट या फिर ग्रैंड पेरेंट जो है वो बोर्न थे उस इंडिया में। तब जो अगर वो एंसेस्ट्रल कनेक्शन यहाँ पे बनता है तो वो सिटीजनशिप मानी जाएगी उनकी। तीसरा आ गया हमारे पास क्या कंडीशंस है यहाँ पे, जो डेट ऑफ माइग्रेशन है, और डेट ऑफ माइग्रेशन का एक स्टैंडर्ड डेट हमने क्या रखा है, इसमें हमने रखा है 19 जुलाई 1948। तो इससे पहले अगर किसी ने माइग्रेट किया है, बिफोर इस डेट के अगर किसी ने माइग्रेट किया है, या इस डेट के बाद अगर किसी ने माइग्रेट किया है, तो वो हम देख लेते हैं उसका क्या स्टेटस है। अगर किसी ने 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट किया है तो यहाँ पे जो है वो होगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसको माना जाएगा कि वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट है जब से उसने माइग्रेट किया है। तो इस डेट से पहले जब भी उसने माइग्रेट किया है उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। फिर आ गया अगर आफ्टर 19 जुलाई 1948 अगर माइग्रेट किया है तो इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले जो है उसको रजिस्टर करवाना है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा। सेकेंड आ गया ये जो एप्लीकेशन है ये दी जानी चाहिए बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की डेट है उससे पहले, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले एप्लीकेशन दी जानी चाहिए, इवन इफ माइग्रेशन इस डेट के बाद हुआ है। तो यहाँ पे हम एक बारी देख लेते हैं। आर्टिकल 6 बात करता है राइट्स जो है सिटीजनशिप की उन पर्सन्स की जो माइग्रेट हुए हैं इंडिया में पाकिस्तान से। पहला आ गया ओवरराइडिंग इफेक्ट है आर्टिकल जो है 5 का, आर्टिकल 5 से। तो इसमें आ गया आर्टिकल 5 जो भी बोलता है, आर्टिकल 6 जो है
वो अप्लाई करेगा उन पर्सन्स पे जो माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान से इंडिया में। एंसेस्ट्रल कनेक्शन होना चाहिए, या तो वो खुद बोर्न होना चाहिए इंडिया में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से इंडिया था, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया, या फिर उनके जो पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इंडिया में बोर्न होने चाहिए। कंडीशन जो है हमारे पास डेट ऑफ माइग्रेशन के हिसाब से स्टैंडर्ड डेट है हमारे पास 19 जुलाई 1948, आप याद रखेंगे। अगर इससे पहले माइग्रेट हुए हैं तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने जाएंगे। अगर इसके बाद माइग्रेट हुए हैं तो पहले उनको रजिस्टर करवाना है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा। दूसरा, जो एप्लीकेशन दी जाएगी सिटीजनशिप के लिए वो दी जानी चाहिए बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है हमारे पास है, आप एंसेस्ट्रल कनेक्शन भी याद रखेंगे, आप जो डेट के बेसिस पे हमारे पास कंडीशंस है वो भी आप जो है याद रखेंगे। फिर आ गया हमारे पास मिनिमम रेजिडेंस फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन अलाउड होगा ओनली इफ अगर पर्सन रिसाइड किया है उसने इंडिया में 6 महीने तक इमीडिएटली बिफोर अप्लाइंग। तो यहाँ पे जब अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए तो यहाँ पे मिनिमम रेजिडेंस कितना होना चाहिए, यहाँ पे आ गया हमारे पास, यहाँ पे मिनिमम रेजिडेंट एट लीस्ट 6 महीने का होना चाहिए इमीडिएटली बिफोर अप्लाइंग। जैसे ही वो अप्लाई करने जा रहा है तो उसको दिखाना है कि वो कम से कम 6 महीने तक जो है इंडिया में रह रहा है। तो 4th पॉइंट है रजिस्ट्रेशन का हमारे पास, कि जब कोई पाकिस्तान से इंडिया आता है तो वो कब एप्लीकेशन दे सकता है, वो एप्लीकेशन दे सकता है जब उसको मिनिमम रेजिडेंस या कम से कम वो 6 महीने से रह रहा है अप्लाई करने से पहले। फिर आ गया इसमें हमारे पास आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 बात करता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। अब जो राइट्स हैं हमारे पास उन सिटीजनशिप के उन माइग्रेंट्स को जो पाकिस्तान चले गए हैं, इसमें आगे ये ओवरराइड करेगा आर्टिकल 5 और 6 को। तो ये आर्टिकल अप्लाई करेगा डिस्पाइट आर्टिकल 5 और 6। इसमें जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास वो बात करता है लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। एक पर्सन जिसने माइग्रेट किया है इंडिया से पाकिस्तान में, मतलब आर्टिकल जो 6 है उससे उल्टा है, यहाँ पे माइग्रेशन हुआ है इंडिया से पाकिस्तान में आफ्टर 1 मार्च 1947, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब वो लूज कर देगा अपनी इंडियन सिटीजनशिप। एक्सेप्शन क्या है, रिटर्न टू इंडिया। ये रूल अप्लाई नहीं होगा उन पर्सन्स को जो माइग्रेट कर गए थे पाकिस्तान में लेकिन लेटर जो है रिटर्न कर गए थे इंडिया में। रिटर्न अंडर एक परमिट जो है सेटलमेंट की या फिर परमानेंट रिटर्न की जो इशू किया गया है लॉ के अंडर। 4th आ गया हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ रिटर्निंग माइग्रेंट्स। ये जो रिटर्निंग पर्सन है ये डीम्ड माने जाएंगे कि ये माइग्रेट कर चुके थे इंडिया में आफ्टर 19 जुलाई 1948, मतलब इन पे जो आर्टिकल 6 वाली कंडीशन है वो अप्लाई होगी और ये सिटीजनशिप एक्सेस करेंगे अंडर आर्टिकल 6 भी, मतलब रजिस्टर वगैरह इनको करवाना पड़ेगा। तो इसमें आ गया हमारे पास क्या है, इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 जो है वो बात करता है राइट्स की। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप उन माइग्रेंट्स का जो माइग्रेशन कर गए हैं पाकिस्तान में, मतलब इंडिया से पाकिस्तान चले गए हैं। पहला आ गया इसमें हमारे पास ओवरराइड जो है आर्टिकल 5 का एंड 6 का। तो यहाँ पे ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ये एग्जिस्ट करेंगे आर्टिकल्स लेकिन ये आर्टिकल अप्लाई करेगा जहाँ पे माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान की बात हो रही है। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास लॉ लूज कब कर देता है इंडियन सिटीजनशिप कोई भी पर्सन। इसमें आ गया हमारे पास अगर कोई पर्सन इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर जाता है 1 मार्च 1947 के बाद, तो मतलब आफ्टर ये हमारे पास एक डेट है, इसके बाद तो यहाँ पे जो है वो अपनी लूज कर देगा इंडियन सिटीजनशिप को। इसका एक्सेप्शन क्या है हमारे पास कि कब वो जो है लूज नहीं करेगा। पहला आ गया अगर वो माइग्रेट कर जाता है पाकिस्तान में लेकिन लेटर जो है रिटर्न कर जाता है, वापस आ जाता है इंडिया में। सेकंड पॉइंट आ गया वो रिटर्न करता है इंडिया में परमिट के साथ फॉर रीसेटलमेंट।
परमिट जो है रीसेटलमेंट की या फिर परमानेंट रिटर्न की। फिर आगे इसमें हमारे पास फोर्थ पॉइंट बात करता है ट्रीटमेंट ऑफ रिटर्निंग माइग्रेंट्स की। तो यहाँ पे जो है जो रिटर्निंग माइग्रेंट्स हैं उनको जो है क्या किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। पहला इन्होंने बताया है कि उनको डीम्ड माना जाएगा कि वो जो है माइग्रेट किया है उन्होंने इंडिया में आफ्टर 19 जुलाई 1948। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे उनको पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा एज अ सिटीज़न बाय जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं ऑथराइज्ड। दूसरा ये एप्लीकेशन देनी पड़ेगी बिफोर कमेंसमेंट। तो ये जो सिटीजनशिप का पूरा प्रोसेस है ये एक्सेस किया जाएगा हमारे पास आर्टिकल 6 क्लोज बी में। जो ये 2 कंडीशंस हैं ये फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 बात करता है राइट्स जो है सिटीजनशिप के जो माइग्रेट कर गए हैं पाकिस्तान में। तो यहाँ से इंडिया टू पाकिस्तान माइग्रेशन हुआ है। पहला पॉइंट है हमारे पास ओवरराइड करना आर्टिकल 6 और 7 को। यहाँ पे आर्टिकल 7 अप्लाई होगा उन केसेस में जहाँ से माइग्रेशन हुआ है इंडिया से पाकिस्तान में। किस कंडीशंस में लूज़ कर देंगे इंडियन सिटीजनशिप? अगर पर्सन ने माइग्रेट किया है इंडिया से पाकिस्तान में आफ्टर 1 मार्च 1947, डेट आप याद रखेंगे, तो यहाँ पे वो लूज़ कर देगा इंडियन सिटीजनशिप। एक्सेप्शन क्या है, कब लूज़ नहीं करेगा? जब वो माइग्रेट तो कर गया था पाकिस्तान में लेकिन रिटर्न वापस आ गया था इंडिया में। दूसरा पॉइंट है रिटर्न जो आया था वो परमिट फॉर रीसेटलमेंट या फिर परमानेंट रिटर्न जो इशू किया गया है लॉ के अंडर, उसके अंडर आया था कि बाद में आके उसने परमिट ली थी रीसेटलमेंट की या परमानेंट रिटर्न की। अब ये जो पर्सन आए हैं यहाँ से रिटर्न किया है जिन्होंने अगेन पाकिस्तान से इंडिया में, पहले ये लोग इंडिया से पाकिस्तान गए हैं फिर ये पाकिस्तान से वापस इंडिया में आ गए हैं, तो इनको कैसे ट्रीट किया जाएगा? पहली बात इनको डीम्ड माना जाएगा कि माइग्रेट किया है इंडिया में, जो आर्टिकल हमने 6 में पढ़ा था आफ्टर 19 जुलाई 1948। तो इनकी जो सिटीजनशिप की कंडीशंस हैं वो ये वाली होंगी कि वो रजिस्टर करवाएंगे एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा जो ऑथराइज्ड होंगे। फिर जो एप्लीकेशन देनी है वो देनी है बिफोर जो कमेंसमेंट है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज़ 26 जनवरी 1950 से पहले ये कंडीशंस अप्लाई होंगी और उसके बाद उनको सिटीजनशिप दी जाएगी आर्टिकल 6 क्लोज बी में। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल 8 बात करता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो उन सिटीजनशिप का राइट उन लोगों का कैसे होगा जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन इंडिया के बाहर जो है वो वहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं। पहला है ओवरराइड करेगा आर्टिकल 5 को, ये आर्टिकल अप्लाई करेगा डिस्पाइट आर्टिकल 5। फिर आगे एलिजिबल पर्सन्स कौन है? एक पर्सन क्वालिफाई करेगा अगर वो खुद इधर उसके पेरेंट्स या फिर उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बोर्न थे इंडिया में, जो डिफाइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। रेजिडेंस आउटसाइड इंडिया, ये पर्सन जो है ये ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहा है इंडिया के बाहर। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी ओनली इफ अगर पर्सन जो है वो रजिस्टर्ड है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एन इंडियन डिप्लोमेट या जो कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव होता है उस कंट्री में जहाँ पे पर्सन जो है वो रिसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 जो है वो बात करता है राइट्स जो है हमारे पास ऑफ सिटीजनशिप उन पर्सन्स का जो रिसाइड कर रहा है आउटसाइड इंडिया। इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहला पॉइंट, ये ओवरराइड करेगा आर्टिकल 5 को जिसमें बेसिकली बताया गया है सिटीजनशिप के बारे में। दूसरा है यहाँ पे एलिजिबल पर्सन्स कौन होंगे जिनको कंसिडर किया जाएगा। इसमें बताया गया है कि हमारे पास इधर वो पर्सन इधर उसके पेरेंट या फिर उसके जो है ग्रैंड पेरेंट वो बोर्न थे जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंडिया डिफाइंड है उसमें, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया में।
रेजिडेंस आउटसाइड इंडिया, अगर वो रिसाइड कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, ऑर्डिनरली आप वर्ड याद रखेंगे। फिर आ गया हमारे पास फोर्थ पॉइंट, अब इसमें रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। इसमें बोला गया है कि सिटीजनशिप तभी ग्रांट होगी, पहला अगर उसने रजिस्ट्रेशन करवाया है एज सिटीजन ऑफ इंडिया। किसके द्वारा किया गया है ये? या तो आपका जो इंडियन डिप्लोमेटिक है वहाँ पे, या फिर जो कंसुलर आपका कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव है उस कंट्री में जहाँ पे पर्सन रिसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आ गया इसमें हमारे पास आर्टिकल नंबर 8 जो कि बात करता है राइट्स ऑन सिटीजनशिप की। राइट्स जो है सिटीजनशिप का उन पर्सन्स का जो रिसाइड कर रहे हैं इंडिया के बाहर। सबसे पहले है ओवरराइड करेगा आर्टिकल 5 को। फिर आ गया एलिजिबल पर्सन कौन कौन है, वो पर्सन खुद, उसके पेरेंट या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट जो बोर्न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। इसमें आ गया हमारे पास अगर वो रेजिडेंस हैं आउटसाइड इंडिया, ऑर्डिनरली रेसिडेंट है आउटसाइड इंडिया, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, वो रजिस्टर्ड हैं एज सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन डिप्लोमेटिक या फिर कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव जो है उस कंट्री में जहाँ पे पर्सन रिसाइड कर रहा है, तो वहाँ के अगर इंडियन डिप्लोमेटिक ने या कॉन्सुलर ने उसको रजिस्टर किया है सिटीजन ऑफ इंडिया तो माना जाएगा कि वो जो है सिटीजन है इंडिया का और उसको पूरे राइट्स मिलेंगे सिटीजनशिप के। फिर आ गया हमारे पास टाइम क्या है एप्लीकेशन का। रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एप्लीकेशन फॉलो करेगी फॉर्म या मैनर जो प्रिस्क्राइब किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा बात करता है टाइम ऑफ एप्लीकेशन की, कब जो है अप्लाई करना है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, बिफोर भी किया जा सकता है और यहाँ पे आ गया हमारे पास आफ्टर भी किया जा सकता है जो कमेंसमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर आ गया एप्लीकेशन जो है वो फॉलो करेगी फॉर्म या फिर जो मैनर है जो प्रिस्क्राइब्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास टाइम एप्लीकेशन का, बिफोर या आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस फॉर्म में उस मैनर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब किया है। छोटा सा सेक्शन है लेकिन आपको ये टाइम ऑफ एप्लीकेशन याद रखना है, आफ्टर कमेंसमेंट और बिफोर कमेंसमेंट दोनों हो सकता है। फिर आ गया इसमें हमारे पास आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 बात करता है पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। अगर किसी पर्सन ने वॉलंटरली एक्वायर कर ली है सिटीजनशिप किसी फॉरेन स्टेट की तो वो इंडिया का सिटीजन अब नहीं रहेगा। पहला पॉइंट आ गया रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन सिटीजनशिप। एक पर्सन जो है सिटीजन नहीं हो सकता इंडिया का अगर उसने वॉलंटरली एक्वायर कर ली है सिटीजनशिप एक फॉरेन स्टेट की। सेकंड आ गया आर्टिकल्स अफेक्टेड। ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करेगा उन पर्सन्स को जो क्लेम कर रहे हैं सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 5 दैट इज सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट, आर्टिकल 6 जो माइग्रेंट्स हैं पाकिस्तान से, आर्टिकल 8 पर्सन्स जो इंडियन ओरिजिन के हैं जो रिसाइड कर रहे हैं अब्रॉड। प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, ये आर्टिकल री इन्फोर्स करेगा कि इंडिया परमिट नहीं करती है ड्यूअल सिटीजनशिप को। तो यहाँ पे आ गया इसमें हमारे पास आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल 9 जो है वो बात करता है उन पर्सन्स की जो वॉलंटरली एक्वायर करते हैं सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट, वो जो है इंडिया के सिटीजन्स नहीं माने जाएंगे। इसमें आ गया हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है। ये रिस्ट्रिक्शन में आपको सेम जो टाइटल में लिखा है वही होगा कि सिटीजन नहीं हो सकता है इंडिया का अगर उसने वॉलंटरली एक्वायर कर ली है किसी भी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप। आर्टिकल्स किन किन पर्सन्स को अफेक्ट करेगा या कौन कौन से आर्टिकल्स अफेक्टेड हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 आर्टिकल्स अफेक्टेड होंगे इससे। ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करेगा पर्सन्स पे जो क्लेम कर रहे हैं हमारे पास आर्टिकल 5 के अंडर, आर्टिकल 6 के अंडर और आ गया हमारे पास आर्टिकल 8 के अंडर। आर्टिकल 5 जो है वो बात करता है कमेंसमेंट एट सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट पे।
आर्टिकल 6 बात करता है जो माइग्रेंट्स हैं हमारे पास फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 8 बात करता है जो पर्सन है इंडियन ओरिजिन के लेकिन रिसाइड कर रहे हैं अब्रोड, इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन रिसाइड कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया या फिर अब्रोड जो है वो वहाँ रिसाइड कर रहे हैं। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास प्रिंसिपल है यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का। तो यहाँ पे जो है इंडिया जो है वो परमिट नहीं करता है ड्यूअल सिटीजनशिप की, आप दो जगह की जो है सिटीजनशिप नहीं रख सकते हैं, तो उसको रीइंफोर्स किया गया है इस आर्टिकल के थ्रू। तो एक बारी हम देख लेते हैं, यहाँ पे बात की गई है आर्टिकल 9 की, जो कि बात करता है पर्सन जो वॉलंटरली एक्वायर करते हैं सिटीजनशिप किसी भी फॉरेन स्टेट की, वो इंडिया के सिटीजन्स नहीं माने जाएंगे। रिस्ट्रिक्शन क्या है उन सिटीजन्स पे जिन्होंने वॉलंटरली एक्वायर कर ली है फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप। कौन कौन से आर्टिकल इफेक्ट होंगे या कौन कौन से पर्सन्स इफेक्ट होंगे, पर्सन्स जिन्होंने सिटीजनशिप ली है यहाँ पे आर्टिकल 5 के अंदर, जो कि बात करता है सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट, जिस टाइम कमेंस होता है कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे। फिर आ गया आर्टिकल 6 जो माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, वहाँ की बात की थी हमने कि जो पाकिस्तान से माइग्रेट करेंगे इंडिया में। फिर आ गया आर्टिकल 8 हमारे पास पर्सन्स जो इंडियन ओरिजिन के हैं वो रिसाइड कर रहे हैं अब्रोड बाहर। फिर आ गया प्रिंसिपल आ गया हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप का, इसमें आ गया इंडिया जो है वो अलाउ नहीं करती है जो ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, और इसी को जो है री-इन्फोर्स किया गया है इस सेक्शन के थ्रू। फिर आ गया इसमें हमारे पास आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 10 बात करता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, कब कंटिन्यू होंगे जो राइट्स हैं सिटीजनशिप के। पहला पॉइंट है कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप, हर एक पर्सन जो कि है या डीम्ड माना गया है सिटीजन इंडिया का अंडर आर्टिकल 5 to 9 वो कंटिन्यू होगा एज अ सिटीजन, कंटिन्यू होगा टू बी अ सिटीजन की कंटिन्यूटी में वो सिटीजन माना जाएगा। सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री लॉ, ये कंटिन्यूएंस सब्जेक्ट टू होगा लॉ जो पार्लियामेंट बनाएगा। पार्लियामेंट के पास पावर है रेगुलेट करने की, मॉडिफाई करने की, टर्मिनेट करने की सिटीजनशिप को थ्रू लेजिस्लेशन। फिर आ गया लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी, ये आर्टिकल कंफर्म करता है पार्लियामेंट की अथॉरिटी जो फ्यूचर सिटीजनशिप लॉज हैं उनके ऊपर। तो इसमें क्या बताया गया है हमें, आर्टिकल 10 जो है वो बात करता है कंटिन्यूएंस की। कंटिन्यूएंस जो है हमारे पास राइट्स ऑफ सिटीजनशिप की कि कब तक कंटिन्यू रहेगा। पहला आ गया हमारे पास कंटिन्यूएशन कब तक होगा। इसमें बोला गया है कोई भी पर्सन जो है या फिर डीम्ड माना गया है सिटीजन इंडिया का, आर्टिकल 5 से 9 तक जो अभी हमने पढ़ा है वो कंटिन्यू होगा हमारे पास एज टू बी अ सिटीजन। फिर आ गया हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट टू होगा पार्लियामेंट्री जो लॉज हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो है सब्जेक्ट टू होंगे, मतलब यहाँ पे कंडीशन है कि पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकती है। सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करता है कि यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है रेगुलेट करने की, मॉडिफाई करने की या टर्मिनेट करने की सिटीजनशिप को थ्रू लेजिस्लेशन, तो वो कोई भी लॉ बना सकती है जिसके सिटीजनशिप जो है वो किसी भी इंसान से वापस ली जा सकती है। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी को ये जो है रीइंफोर्स करता है, ये बताता है कि यहाँ पे पार्लियामेंट की अथॉरिटी है जो फ्यूचर सिटीजनशिप लॉज हैं उन पे। तो यहाँ पे बेसिकली वैसे छोटा सा सेक्शन है, 2 पॉइंट्स हैं कि सिटीजनशिप जो है कंटिन्यू होगी जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाता है उससे रिलेटेड, बट लीगल लैंग्वेज में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें आ गया आर्टिकल 10 हमारे पास कंटिन्यूएंस होगी जो राइट है हमारे पास सिटीजनशिप का, कंटिन्यूएशन है या तो वो पर्सन है या डीम्ड माना गया है आर्टिकल 5 and 9 के टू 9 के अंडर, तो ये कंटिन्यू होगा टू बी अ सिटीजन। पार्लियामेंट्री लॉ है हमारे पास, सब्जेक्ट टू होगा कि पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगी, उस हिसाब से जो है पार्लियामेंट बना सकती है, पावर है रेगुलेट करने की, मॉडिफाई करने की या टर्मिनेट करने की सिटीजनशिप को थ्रू लेजिस्लेशन। इसमें आ गया हमारे पास लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है फ्यूचर सिटीजनशिप लॉज जो हैं उनके ऊपर। तो ये बेसिकली छोटा सा सेक्शन है, आर्टिकल है सॉरी। फिर आ गया इसमें हमारे पास आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल 11 बात करता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ।
पार्लियामेंट जो है वो रेगुलेट करेगी जो राइट्स हैं सिटीजनशिप का लॉ के द्वारा। तो जो 10th में हम जो आर्टिकल 10 में हमने पढ़ा है उसी को हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। पहला है पार्लियामेंट्री अथॉरिटी। पार्लियामेंट की क्या अथॉरिटी है? पार्लियामेंट के पास फुल पावर है लॉज बनाने की रिगार्डिंग। एक्विजिशन सिटीजनशिप की कौन एक्वायर कर सकता है? टर्मिनेशन सिटीजनशिप की किसकी जो है टर्मिनेट की जा सकती है सिटीजनशिप? ऑल दूसरे मैटर्स जो रिलेटेड हैं सिटीजनशिप से। सेकेंड पॉइंट है नो लिमिटेशन बाय प्रीवियस आर्टिकल्स। ये प्रोविजन जो है आर्टिकल 5 to 10 में ये लिमिट नहीं करता है पार्लियामेंट की पावर को। पार्लियामेंट मॉडिफाई कर सकती है, एक्सपेंड कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है सिटीजनशिप लॉज को थ्रू लॉ। फिर आ गया लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी इन सिटीजनशिप। सिटीजनशिप अल्टीमेटली रेगुलेट की जाएगी पार्लियामेंट के द्वारा। इंश्योर करती है फ्लेक्सिबिलिटी की रिस्पॉन्ड करने के लिए जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं उनको। तो इसमें क्या आ गया हमारे पास? इसमें हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 11 की, जो कि बात करता है कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो रेगुलेट करेगी जो हमारे पास राइट हैं सिटीजनशिप के। इसमें आ गया हमारे पास सबसे पहले पार्लियामेंट की क्या अथॉरिटी है या पार्लियामेंट की जो है क्या पावर है। पार्लियामेंट की पावर है कि वो जो है लॉज बना सकती है किस चीज़ के रिगार्डिंग। पहला आ गया हमारे पास एक्विजिशन जो है सिटीजनशिप का कौन एक्वायर कर सकता है? टर्मिनेशन से रिलेटेड या फिर कोई दूसरे मैटर्स जो रिलेटेड हैं यहाँ पे सिटीजनशिप से। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है प्रीवियस आर्टिकल की। तो जो प्रोविजंस हैं हमारे पास आर्टिकल 5 से लेके 10 में, जिसमें हमने सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस किए हैं वो लिमिट नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट की पावर को। तो लिमिट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे पार्लियामेंट की पावर को। ये पार्लियामेंट की अपनी डिस्क्रिशन होगी वो किस तरीके की लॉज बनाना चाहते हैं। यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो मॉडिफाई कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है सिटीजनशिप राइट को थ्रू लॉ। तीसरा पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी सिटीजनशिप में। तो यहाँ पे सिटीजनशिप के जो राइट्स हैं वो रेगुलेट किए जाएंगे पार्लियामेंट के द्वारा। अगर कोई भी चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हुए तो यहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। तो इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल 11 बात करता है यहाँ पे कि पार्लियामेंट रेगुलेट करेगी जो राइट्स हैं हमारे पास सिटीजनशिप के। यहाँ पे आ गया पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉज बना सकती है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप को लेके, टर्मिनेशन को लेके या किसी भी मैटर को लेके जो सिटीजनशिप से रिलेटेड है। कोई लिमिटेशन नहीं होगी। जो भी प्रोविजंस हमने पढ़े हैं आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 10 में, ये लिमिट नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट की पावर को। यहाँ पे पार्लियामेंट मॉडिफाई कर सकती है, एक्सपेंड कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है सिटीजनशिप राइट्स को। लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी तो यहाँ पे बेसिकली सिटीजनशिप का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे जो है पार्लियामेंट रेगुलेट करेगी ताकि कोई चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं तो वो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जो है वो रिस्पॉन्ड कर सके। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो फंडामेंटल राइट्स हमारा स्टार्ट हो जाएगा। उसको जो है हम कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम सिटीजनशिप का ही टॉपिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने बेसिकली आर्टिकल 5 से लेके हमने आर्टिकल 11 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस किए हैं। ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड है। अगर आप मेरे साथ कॉन्स्टी कर रहे हैं या फिर आप अगर बल्क में भी बाद में देखेंगे, एक साथ अगर आर्टिकल्स देख रहे हैं तो जो है आपको एक एक टॉपिक करने में जो है वो बहुत बेटर होता है। क्योंकि पिछले वाले सब्जेक्ट्स में जो है मैंने 30 मिनट्स का रूल रख के डिफरेंट जो सेक्शंस थे वो डिफरेंट तरीके से कवर करवाए हैं। तो एक आधे बच्चे का फीडबैक आया था कि मैम आप जो है यूनिट्स या फिर जो टॉपिक है वो एक साथ कंप्लीट करवाएं, आप आधे टॉपिक्स ना करवाएं। तो आज हमने सिटीजनशिप का जो है वो टॉपिक कंप्लीट किया है। इसके अलावा आपको अगर कॉन्स्टी की या पॉलिटी की अगर आपको PDF चाहिए तो इसके लिए जो है आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको एक पिन्ड कमेंट मिलेगा, उसमें आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है।
आप पीडीएफ से रिलेटेड अपनी कोई भी क्वेरी जो है उस व्हाट्सएप नंबर पे डाल सकते हैं, आपको जो है वहाँ पे एंटरटेन किया जाएगा। इसके अलावा अगर और कोई फीडबैक है चैनल से रिलेटेड या फिर फॉर्मेट में जो मैं पढ़ाती हूँ, या कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक है, आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको पर्सनल फीडबैक देना है तो आप उसके लिए भी जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा हमने मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट की है। मेंस आंसर राइटिंग जो हमने स्टार्ट की है वो हमने मेंबर्स के लिए की है। यहाँ पे जो है आपकी बेसिक मेंबरशिप है, एडवांस मेंबरशिप है। बेसिक में जो है आपको लेक्चर वीडियोस मिलेंगे, एडवांस में आपको लेक्चर वीडियोस प्लस जो पीडीएफ हैं आंसर्स की वो साथ के साथ आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपको चाहिए है कि आपको मेंस आंसर राइटिंग करना है, अभी हम BNSS और हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वहाँ पे कर रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप। लेकिन अगर आपको नहीं करना है मेंस आंसर राइटिंग या आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए जो है आप अगेन कमेंट सेक्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वहाँ पे जाके आप जो है पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। सो थैंक यू।